जब मैं जॉब स्विच कर रहा था तो मुझे 6 ऑफर रिलीज हुए थे। उसमें से 2 प्रोडक्ट बेस्ड थे एंड 4 सर्विस बेस्ड। आपको कितनी सैलरी ऑफर हुई थी फर्स्ट कंपनी के थ्रू? एक मुझे प्लान व्यू में मेरा हुआ था, दे आर रेडी टू पे मी 210%। आपको क्योंकि वो स्टार्टअप 35 टू 38 एलपीए के आसपास सैलरी दे रही थी, तो आपने फिर एम्फेसिस से नेगोशिएट किया, तो उन्होंने फिर कितना सैलरी दी आपको? एक 3 राउंड हुए थे एंड देन क्लाइंट राउंड, सो 4 राउंड्स टोटल हुए थे। अगर कोई कैंडिडेट, अगर मान लो मेरे सपोज में मैं 12 लाख में हूँ, राइट, अगर मैं उसको बोलूँगा कि आई एम लुकिंग फॉर 2022, तो लगेगा कि अच्छा ये 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है, 20-22 मांग रहा है। मतलब कई कंपनियां ऐसा होती हैं कि नंबर पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, अनटिल अनलेस कि अगर मैं वही परसेंटेज बोल दूंगा उनको परसेंटेज में, तो वो बोलेंगे ठीक है, विल शेड्यूल योर इंटरव्यू। तो अभी के इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा रहे हैं? मेजर ऑफ द कॉल्स आते हैं आपकी कैसी नौकरी प्रोफाइल है। तो आप ये बता सकते हो कि आपका नोटिस पीरियड कितना था और आपने नोटिस पीरियड नौकरी में क्या मेंशन किया था? आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा वो कीवर्ड बेसिस पे ही सिलेक्ट होता है, क्योंकि आजकल मोस्टली कंपनियां एटीएस यूज करती हैं। तो आपने ऐसा कुछ देखा है क्या कि ये बेसिक स्किल सेट है जिसके लिए ज्यादा डिमांड है मार्केट में अभी? आई गॉट रिजेक्टेड इन 50+। तो अभी इंटरव्यू प्रोसेस कैसा चल रहा है? जैसे अगर मैं अपना नोटिस पीरियड भी इंक्लूड कर दूं तो मैं टोटल कहूंगा मैं 5 महीने टोटल इंटरव्यूज दिया हूँ। आपने एक बात और बोली कि हमको नौकरी प्रोफाइल डेली अपडेट करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है क्या जिस टाइम आपने अपडेट किया हो और आपको लगा हो कि उससे बेटर रिजल्ट मिला है? तो आपको कोडिंग लिखना भी नहीं, आपको कोडिंग समझ में भी आना चाहिए कि तो आप ये बता सकते हो कि टेस्टिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? मतलब इस स्विच में बेसिकली कंपनीज ये फॉलो कर रही हैं कि क्लाइंट राउंड इटसेल्फ पहले ही कंडक्ट करा लेती है। पूल हायरिंग पे थोड़ा सा फोकस कम हुआ है। 2 ऑफर आपको रेफरल के थ्रू मिले थे, लिंक्डइन के हाँ, थ्रू। तो आप करेक्ट। ये बता सकते हो क्या कि आपने कैसे रीच आउट किया लोगों को और आपने कितने लोगों को रीच आउट किया जिसके से आपको फिर 2 ऑफर मिले? आपका जैसे जैसे नोटिस पीरियड कम होगा, राइट, तो आपको इंटरव्यू कॉल्स ज़्यादा आएंगे, आपके इंटरव्यूज ज़्यादा होंगे। पर नितिन, ये सब जो क्वेश्चंस होते थे सिलेनियम के, वो आपको सिर्फ नॉर्मली थियोरेटिकल पूछते थे कि उसका कोड भी लिखने बोलते थे? आप खुद नोटिस करोगे कि आपको जैसे पहले 1 या 2 कॉल्स आते थे, आप देखोगे 3 से 4 कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कितना टाइम लगा था अपना फर्स्ट ऑफर लेने के लिए? जितना आपके कनेक्शंस होंगे आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप करेक्ट। ये बता सकते हो कि आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया? तो आपने कौन कौन से पोर्टल्स यूज किए थे फिर? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है, इनका नाम है नितिन, जिनको अराउंड 5.7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। इन्होंने रिसेंटली जॉब स्विच किया है, 6 ऑफर्स मिले हैं और अराउंड 200% हाइक मिला है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नितिन ने क्या क्या स्टेप्स लिए जिनकी वजह से इनको 6 ऑफर्स मिले और अराउंड 200% हाइक मिला। तो सबसे पहले हम लोग नितिन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू नितिन। या, थैंक यू सिद्धार्थ फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। और आप काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट बना रहे हैं। इट्स लाइक आप अच्छे अवेयरनेस क्यूए कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहे हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड हमें मिलती है कि हाउ हैव टू टेक द स्टेप्स गोइंग फॉरवर्ड। तो थैंक यू अगेन। सो एज आपने बताया कि मेरे पास लाइक ऑलमोस्ट 5.7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड मेरा एक्सपीरियंस ऑटोमेशन टेस्टिंग से ही रहा है स्टार्टिंग से। एंड मोस्टली मैंने सेलेनियम, जावा, बीडीडी कुकुम्बर, एपीआई टेस्टिंग पे, अब कराटे फ्रेमवर्क, एंड देन जेनकिन साइड भी काम किया है। और डीबी टेस्टिंग का लाइक वेरी स्मॉल सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्ट में, बट एक्सपीरियंस रहा है मुझे डीबी टेस्टिंग का भी। और कुछ शॉर्ट पीओसीज किए हुए हैं मैंने, लाइक आईवीआर टेस्टिंग का किया है, एक प्लान का पीओसी क्रिएट किया था। तो ये थोड़े से अलग है, और एडब्ल्यूएस क्लाउड का मुझे नॉलेज है। तो ये तो बेसिकली मुझे एक्सपीरियंस है। और मैं करेंटली अभी एम्फेसिस में एज अ सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पब्लिसिटी सेपिएंट में था अराउंड 3 इयर्स, एंड उसके पहले मैं अराउंड 3 इयर्स इन्फोसिस में था। तो मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन में रहा है, और मैंने मतलब मेजर क्लाइंट्स के साथ, मेजर बैंक यूएस की साथ मेरा अच्छा मतलब अच्छा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस रहा है। उससे मुझे अच्छा गेन मिला मुझे, और अच्छा बैंकिंग डोमेन के टर्मिनोलॉजीज एंड कैसे वर्क करता है सब कुछ, तो वो मुझे एक्सपीरियंस वहाँ से हुआ।
तो नितिन, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली जॉब स्विच किया है तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग जॉब स्विच के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेज्यूमे बनाते हैं, करेक्ट? तो आप करेक्ट। ये बता सकते हो कि आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया? रिज्यूमे बनाने के लिए आजकल तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कहीं भी जाओगे, आप अच्छा रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। बट क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के प्लेटफॉर्म्स हो ना, तो आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कि कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा किस टेम्पलेट में जाएं, किसका एटीएस स्कोर, क्या क्या बुलेट पॉइंट्स नोट करने चाहिए। तो उसमें जब ज़्यादा होता है तो आदमी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि रिज्यूमे में आप जितना शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड क्रिस्प रहोगे, उतना आपको आपके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि अननेसेसरी मल्टीपल पैराग्राफ्स में लिख के और सारी डिटेलिंग्स लिख के ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। अल्टीमेटली आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा वो कीवर्ड बेसिस पे ही सिलेक्ट होता है। क्योंकि आजकल मोस्टली कंपनियां एटीएस यूज़ करती हैं रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अराउंड 80 to 90% कंपनी मोस्टली आजकल एटीएस यूज़ करती हैं। तो वो सिर्फ कीवर्ड देखती हैं। आप 4, 5, 6 पैराग्राफ्स लिखते रहो, अगर वो कीवर्ड्स मिसिंग है तो यू विल नॉट गेट थ्रू दैट रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग। तो मेरा तो एक सिंपल मंत्रा है रिज्यूम क्रिएट करने का कि आप जैसे फैंग कंपनीज हैं, राइट? तो वो आप अगर उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देखोगे तो वो ऐसा फैंसी टाइप रिज्यूमे क्रिएट करना और उस पे नहीं जाते। वो हाउ यू हैव मेंशन द डिटेलिंग, हाउ यू हैव क्रिएटेड द स्किल सेट एंड हाउ इट इम्पैक्टेड इन बिजनेस ग्रोथ बेसिकली। तो वो उस पे इम्पैक्ट करता है ज़्यादा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि एक मतलब फैंग पाथ करके ऑनलाइन है यूआरएल्स, मैं आपके पॉडकास्ट में शेयर कर दूंगा। तो उस पे जाके सोर्स कोड होता है, वहाँ पे जाके आप डिफरेंट टाइप्स के डिटेलिंग्स, डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास वहाँ पे सोर्स कोड होता है, आप कोई टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहे हो कि सेट ऑफ फील्ड हैं, आपको उन्हीं फील्ड्स में जो टेम्पलेट, जैसे कि कई टेम्पलेट ऑलरेडी होते हैं, राइट? तो अगर उन्होंने 6 हेडिंग्स दी हुई हैं तो सिर्फ आपको 6 हेडिंग्स में मतलब आपको अपना रिज्यूम बनाना है। आपके पास सोर्स कोड रहेगा। आपके पास अगर बेसिक एचटीएमएल का नॉलेज है तो आप सोर्स कोड ऐड कर सकते हो कोई भी हेडिंग, अगर मे बी अगर टेम्पलेट में वो मिसिंग है, राइट? तो आप ऐड कर सकते हो, वो आपको हेडिंग दिख जाएगी। और उसमें मतलब काफ़ी वो यूज़र फ्रेंडली है। आप हेडिंग्स का टेक्स्ट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। मतलब ऐसा है कि आप अपने हिसाब से अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसा कोई नहीं कि मतलब ऑनलाइन कोई टेम्पलेट है, अगर आपने सिर्फ वो उस पे जाके जो उसका टेम्पलेट का डेफिनीशन है और टेम्पलेट जो है सिर्फ आपको उसी की भरना है। अगर टेम्पलेट में फोटो लगी है तो हमको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं करेगा मेरा रिज्यूमे। तो ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे अगर जो मैंने प्रोसेस किया था उसमें ऑप्शन रहेगा फोटो का। अगर आपको नहीं जाना है फोटो के साथ, आप हटा सकते हो। आपको फोटो ऐड करना है, फोटो ऐड कर सकते हो। स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक सॉफ्ट स्किल्स का आप दोनों सेग्रीगेट कर सकते हो। अगर आपको एक ही में क्लब करना है वो आप एक ही में क्लब कर सकते हो। मतलब आपको पास वहाँ पे चॉइसेस मिलेंगी कि आप अपने हिसाब से, अपने हेडिंग्स में के हिसाब से आपने जो काम किया बेसिकली वो आप ऐड कर सकते हो वहाँ पे। उससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कि जो आपने प्रोजेक्ट काम किया है, प्रोजेक्ट का एटलीस्ट ये नहीं कि मतलब पूरा उसमें पूरा इंटायर डिटेल्स हो प्रोजेक्ट का, बट एटलीस्ट 3, 4 लाइन, लाइक ब्रीफ समरी काइंड ऑफ अ थिंग्स। ब्रीफ समरी हो कि वो प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड था और उस प्रोजेक्ट में आपने कौन सी स्किल्स और आपका रोल बेसिकली क्या था। तो वो भी एक बेनिफिशियल होता है कि हाँ, जब जैसे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट एचआर से डिलीवरी मैनेजर या हायरिंग मैनेजर के पास जाता है तो एटलीस्ट दे कैन नो लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन ने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी वर्क किया है और ये प्रोजेक्ट क्या था, लिटिल बिट उनको बैकग्राउंड पता चल जाएगा। और इसके अलावा उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये मतलब कैंडिडेट ने इस पर्टिकुलर स्किल्स पे इस प्रोजेक्ट में काम किया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने किसी कंपनी को 2, 3 ईयर्स दिए तो उसमें ऐसा होता है, हो सकता है कि आप
3 प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किए हो या फिर वर्क किए हो, राइट? तो मे भी हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज़ किया हो, दूसरे में बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क यूज़ किया हो, तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें एटलीस्ट आप मेंशन करोगे ना, तो वो हायरिंग मैनेजर को मैसेज जाएगा कि यस, दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज़ डन दिस पर्टिकुलर जॉब। तो ये बेसिकली मैंने अप्रोच किया था रिज्यूम टेम्पलेट के लिए। तो आपने कस्टमाइज किया था कि जैसे उन्होंने दिया था वैसे ही बनाया था फिर? नहीं, मैंने कस्टमाइज किया था। कुछ जैसे पर्टिकुलर फील्ड्स थे, मैंने कस्टमाइज किए थे। उसमें बेसिकली प्रोजेक्ट्स का पार्ट था, टेक्निकल स्किल्स और मैंने सॉफ्ट स्किल अलग अलग बनाए थे। मतलब दोनों को मैंने अपना अलग कर दिया था सेग्रीगेट, क्योंकि उसमें ईजी टू अंडरस्टैंड होता है एज अ रिज्यूमे कि दिस पर्टिकुलर हैज़ ऑल द टेक्निकल स्किल्स एंड दिस पर्टिकुलर हैज़ अ डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स। और कुछ चीज़ें मैंने मतलब जैसे सर्टिफिकेट्स के नहीं थे वहाँ पे ऑप्शंस ऐड करने के, तो फिर मैंने उस पर्टिकुलर सोर्स कोड में क्योंकि देखिए उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है, राइट, प्रोजेक्ट की हेडिंग ऑलरेडी है ही, आपको बस जस्ट कॉपी पेस्ट करना है वो हेडिंग को, और आपको पेस्ट कर देना है आपको जहाँ भी वो चाहिए हेडिंग। बस आप प्रोजेक्ट की जगह पे सर्टिफिकेशंस लिख दोगे, आपका सर्टिफिकेशंस आने लगे, दिखने लगेगा आपके रियल टाइम में। तो उसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है, कॉपी पेस्ट सिंपल जिसको आता होगा जस्ट एक बार विजुलाइज कर लेगा कि हाँ ये है ऑलरेडी। कुछ उसमें 5-6 तो टेम्पलेट और 5-6 हेडिंग्स तो दी हुई रहती हैं। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चाहिए, आप बस वो पीस ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट करो, जहां भी आपको प्लेस करना है वहां पे प्लेस करके आप अपने हिसाब से उस हेडिंग का नाम लिख लो। जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस किया था, और मेरा जैसे मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का सेक्शन ऐड किया था, जैसे मेरा वॉलंटियरिंग था, और मैंने जो मतलब पीओसीज क्रिएट किए हुए थे उसका मैंने लिखा था बेसिकली उस रिज्यूमे में। तो वो सारी चीज़ें कुछ कुछ नहीं होती हैं, तो वो आपको बेसिकली एज ए एक्सपीरियंस कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या आप इंफॉर्मेशन आप शो कर सकते हो। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि आप शो करो या ना शो करो, कोई उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अभी जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि आप कॉलेज में जो वॉलंटियरिंग किए हैं या फिर सोशल एक्टिविटीज़, उसमें अगर मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, तो हायरिंग मैनेजर को need not to worry about what you have done in the social activities or POCs in college time, because उस टाइम पे कॉलेज टाइम पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो कोई फ़र्क नहीं होता है कि आपने उस टाइम पे क्या किया था। हाँ, अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई POCs वगैरह की हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वॉलंटियरशिप की है जो कि इम्पैक्ट है, मेजर इम्पैक्ट है, CSR किया है, कुछ भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, वो आप मेंशन करोगे कि तो इट कुड बी इम्पैक्टफुल। तो ये भी एक होता है माइंडसेट, देखना पड़ेगा उसमें। आपको बेसिकली थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमको रिज़्यूमे में एंटर करनी है। क्योंकि रिज़्यूमे भी 3-4 पेज का रिज़्यूम बन जाएगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख दोगे, तो कोई इतना पढ़ते बैठेगा नहीं, राइट? तो रिज़्यूम भी मतलब मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड 1 टू 2 पेज। 1 तो मतलब काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, उसमें फिर इन्फॉर्मेशन सारी आ नहीं पाती है, जैसा 5 टू 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक पेज में तो पॉसिबल है नहीं, मतलब वो मोस्टली 2 पेज तक तो चला ही जाता है। तो उसमें थोड़ा-सा एनालाइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल से काफ़ी हेल्प हो सकती है लोगों को कि रिज़्यूम टेम्पलेट कैसे बनाना चाहिए, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ऐसे थोड़ा-सा रिज़्यूम बनाने से पहले कुछ होमवर्क करना चाहिए, ऑनलाइन या फिर कैसे भी करके। अ, उसमें ये एटलीस्ट पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन हमको लेफ्ट आउट करना है। तो उससे एक आप अच्छा रिज्यूम बना सकते हो जो कि मेजर इम्पैक्ट कर सकता है आपके रिज्यूम, द पर्टिकुलर जॉब जो आप देख रहे हो उसमें आपके एटलीस्ट इंटरव्यू शेड्यूल होने के। तो नितिन, अभी हम लोग ने रेज्यूमे तो बना दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि सब पोर्टल्स में जाके अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो। तो आपने कौन कौन से पोर्टल्स यूज किए थे फिर? देखिए, इंडिया में बेसिकली अगर हम अपने इंडिया की जॉब मार्केट की बात करें, राइट, तो बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म बेसिकली बोलें। अभी तो मार्केट में और बहुत सारे आ रहे हैं धीरे धीरे, बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी और लिंक्डइन,
ये दो बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं मेरे अकॉर्डिंग, और मोस्टली लोग ये यूज़ भी करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन ए कैंडिडेट। तो नौकरी प्रोफाइल जितना इम्पोर्टेंट आपका रिज्यूम क्रिएशन है, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका नौकरी प्रोफाइल क्रिएशन। वो आपका ऐसा समझिए कि आपने अगर रिज्यूम क्रिएट कर लिया है, अच्छा रिज्यूमे क्रिएट कर लिया, राइट, तो आपका भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यू आर ओनली डन द 50% पार्ट। अगर आपकी नौकरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो आप वो 50% गैप स्टिल आपके प्रोफाइल में रहेगा। और मेजर ऑफ द कॉल्स आते हैं आपकी कैसी नौकरी प्रोफाइल है। रिज्यूम दैट वर्क्स, बट स्टिल व्हाट आपने रिज्यूम में वो नौकरी प्रोफाइल में क्या डिटेल्स सेंड की है, क्या आपने की स्किल्स यूज की है, क्योंकि रिक्रूटर्स की स्किल सर्च करते हैं, राइट, एक्सपीरियंस और की स्किल्स और लोकेशन, विच एवर द लोकेशन दे वांटेड द कैंडिडेट। तो अगर आपने की स्किल्स, मेजर की स्किल्स नहीं मेंशन की है, राइट, और तो वो आप रिक्रूटर की सर्च हिस्ट्री में आप अपीयर ही नहीं होगे। अगर आप अपीयर नहीं होगे तो आपको कॉल्स जाने के या आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ही नहीं बनेंगे। और उसमें भी ऐसा होता है ना कि नौकरी में भी स्किल्स ऐड करने के एक लिमिटेड काउंट होता है। आप ऐसा नहीं कि मतलब आप स्टार्ट किए और 50-60 जितनी स्किल्स हैं आपके पास, जितना गेन किया है छोटी से लेके बड़ी तक सब आप ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम आई गेस 18-20 स्किल्स आप ऐड कर सकते हो की स्किल्स में, उस सेक्शन में। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, अब जैसे टेस्ट एन जी है, टेस्ट एन जी के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको टेस्ट एन जी ऐड करना है, या बीडीडी में भी आप जैसे बीडीडी ऐड करने जाएंगे, राइट, तो आपको वहाँ पे 5-6 सजेशंस दिखेंगे बीडीडी के, बीडीडी बीडीडी कुकुम्बर, बीडीडी फ्रेमवर्क, बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क। तो उसमें आपको कौन सा ऐड करना है, ये मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सी की स्किल्स में जाएं। तो मेरे हिसाब से आप या तो बीडीडी फ्रेमवर्क जाएं, एक ऑप्शन होता है बीडीडी कुकुम्बर एंड बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क, राइट। तो उसमें एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, राइट, तो अगर पर्सन बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क रिक्रूटर ने डाल भी रखा है अगर सर्च में, तो एटलीस्ट आप बीडीडी कुकुम्बर में तो आओगे ही सर्च में। फ्रेमवर्क अगर नहीं भी आएगा तो हाफ तो आप उसमें डिस्प्ले करोगे ही, राइट। अगर आपने मतलब आप स्विच करते रहो बीच बीच में, बीडीडी कुकुम्बर करो या कभी बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क डाल दो, तो वो आपको नौकरी प्रोफाइल अपडेट भी करनी पड़ती है, मतलब डेली आपको अपडेट करनी पड़ेगी। और उसमें आपको रिज्यूम अपलोड करने पड़ेंगे, रिज्यूम अपडेट करते रहने पड़ेंगे, मतलब कंटेंट वाइज रिज्यूम सेम रहे, बट एज आप नौकरी प्रोफाइल अपडेट करोगे तो अपना रिज्यूम फिर से वही, जो सेम रिज्यूम आपने बनाया वही फिर से अपलोड कर दो। तो एटलीस्ट ये रहेगा कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज इन एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, वो नौकरी के प्रोफाइल में ऐसा शो होगा। और नौकरी जो आप प्रोफाइल बनाओगे वो आपकी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आपकी नौकरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है तो वॉट एवर यू हैव इंटर मोस्ट क्यूए स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और फिर उसमें लोकेशन मैटर करती है नौकरी प्रोफाइल में, कि आपने लोकेशन क्या डाल रखे है। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है ना कि लोकेशन में भी इंडिया में ऐसा होता है कि लोकेशन वाइज हायरिंग का ट्रेंड है थोड़ा सा, कि अगर सेम टाइम लेट्स सपोज बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद, लेट्स एग्जांपल, राइट, तो अगर आप बैंगलोर डालोगे, राइट, सो यू हैव अ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल्स, बिकॉज बैंगलोर में हम सभी जानते हैं, राइट, कि वी हैव नंबर ऑफ कंपनीज। फिर पुणे डालोगे, मे बी बैंगलोर की हायरिंग थोड़ा सा स्लो डाउन हो तो पुणे की हायरिंग कम इंक्रीज हो। तो एज अ कैंडिडेट ये हमको पता लग पाना वेरी डिफिकल्ट है कि कब किस लोकेशन की हायरिंग कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी। बट एटलीस्ट आप बेस्ट प्लेस डालो। मेरे हिसाब से आप बैंगलोर डाल के रखो, आइदर यू आर लुकिंग फॉर पुणे और आइदर यू आर लुकिंग फॉर हैदराबाद, एटलीस्ट व्हेनेवर यू गेट अ कॉल, राइट। तो ऐसा होता है कि जब भी कंपनी के कॉल आते हैं, राइट, तो वो पोजीशंस मोस्टली ये 3-4 लोकेशन जो भी हैं प्री डिफाइंड लोकेशंस होते हैं ऑलवेज कंपनी के। तो मोस्टली 80 to 90% कंपनीज तो वो लोकेशन
मतलब ऑफर कर ही देंगे कि ठीक है, मतलब ये उनकी कंपनीज उस लोकेशन में भी है, उस लोकेशन में, तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप उनसे लोकेशन का डिस्कस कर सकते हो। बट आप बैंगलोर डालोगे तो आपके कॉल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्टिवली हायरिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर सिटी के। और उसमें मतलब नौकरी प्रोफाइल में आपको अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने जिस जिस कंपनी में काम किया है, वो सारा अपडेट करना चाहिए। उसके बाद मतलब सारी डिटेल्स आप उसमें फिल आउट करो कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, आपकी जॉब समरी क्या थी, आपका रिज्यूम हेडलाइन वेरी क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूम नौकरी में रिज्यूम हेडलाइंस का वो एक पर्टिकुलर काउंट होता है कैरेक्टर्स का, कि आप 250 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो उसमें भी आपको एज अ आप क्रिएट करते टाइम, राइट, आपको वेरी क्रिस्प होना पड़ेगा कि 250 कैरेक्टर्स में मैं ऐसा क्या लिखूं कि रिज्यूम हेडलाइन शुड बी विजिबल वेरी क्लियरली, एंड ये मुझे मतलब रिक्रूटर्स को अच्छा साउंड करे। तो वो एक बेसिकली आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा खुद का, मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके पास आप क्या लिख सकते हो, उसमें क्या इसकी स्किल्स एज अ डाल सकते हो कि ठीक है, एज अ पर्सन वो सिर्फ टेस्ट एनजी में काम कर रहा है तो ठीक है, वो मतलब जो भी टूल्स यूज कर रहा है वो एटलीस्ट मेंशन करे रिज्यूम हेडलाइन में, तो वो क्लियरली विजिबल होती हैं चीज़ें। और और सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक आपको नोटिस पीरियड मेंशन करना होता है, आपकी एक्सपेक्टेड आपका आप कितना करंट सीटीसी है आपका, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो आइडियली आप सारी डिटेल्स फिल आउट करना चाहिए। बट एक्सपेक्टेड सीटीसी में मैं बोलूँगा कि आप एज अ ज़ीरो रखो, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक आपने डाल तो दिया, ठीक है, आप जो भी आपका करंट सीटीसी है आपने मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से 50% हाइक के हिसाब से अपना एक्सपेक्टेड डाल दिया, राइट। बट उसमें ऐसा होता है कि सम कंपनीज हैव 30-40% मैक्सिमम बजट, तो वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे। बट उनका कॉल आना भी जरूरी है, भले वो मतलब हमारे एक्सपेक्टेड बेंचमार्क जो हमने सेट किया है 50% का वो ना दे रही हो, राइट, क्योंकि एटलीस्ट कॉल आएगा, इंटरव्यूज होंगे, तो एट द एंड कुछ हो सकता है। अगर वो कंपनीज 40% ऑफर कर रही है तो मे बी इफ यू आर गुड इन इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, दे माइट ऑफर यू इन 50% एज वेल, इवन मोर देन दैट। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आने चाहिए, ये मैंडेटरी है। वो तो ठीक है, फिर बाद में ऑफर, निगोशिएशंस, नोटिस पीरियड, वो तो सारे काफी लास्ट स्टेजेस ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली यही है। और लिंक्डइन बेस्ट, वन ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ नौकरी, लिंक्डइन। आप कनेक्शंस इस्टेब्लिश करो। हर एक्सपीरियंस के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आपके पास आप सिर्फ 10 ईयर 12 ईयर्स 15 ईयर्स के लोगों को एक्सपीरियंस कनेक्शन रिक्वेस्ट करो। सारे एक्सपीरियंस रेंज में कनेक्शन आपके होने चाहिए, और जितना आपके कनेक्शंस होंगे आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लिंक्डइन में। और जैसा कि मुझे भी एक लिंक्डइन से मुझे रेफरल के थ्रू मुझे जॉब ऑफर हुआ था। तो आप करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो टाइम, 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम लिंक्डइन में करो। ऐसा नहीं कि बस गए और 5-10 मिनट स्क्रॉल किया, बस हो गया। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा उसमें, जॉब में भी लोगों को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, रेफरल का एक आप टेम्पलेट बना लो। जैसे कोई भी अगर आपको जॉब आईडी दिखती है किसी भी करियर पोर्टल में, राइट, अगर वो उस कंपनी में कोई काम कर रहा है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, राइट, तो आप एक प्रॉपर टेम्पलेट भेज के जॉब आईडी के साथ, ये नहीं आपको हाँ पता चला कि अच्छा ये कंपनी में जॉब है, आपने देखा कि अच्छा ये कोई काम कर रहा है इस कंपनी में, उठे हे आई नीड अ रेफरल फॉर दिस रोल, तो वो सामने वाला भी जो मैसेज जिसको रिसीव होगा वो भी कंफ्यूज होगा कि बिकॉज सी एज वी आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, राइट, सो हम सभी काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में कोई मेल या कोई भी टेक्स्ट रिसीव होगा तो आप उसके तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, ज़्यादा आप उसको पढ़ने में टाइम दोगे। अगर कोई ऐसे 1 लाइन का मैसेज किया, 2 लाइन का मैसेज किया, तो आप में भी हो सकता है बिजी के कारण या कुछ भी वर्क शेड्यूल के कारण मिस हो जाए आपसे, या फिर आपको अनप्रोफेशनल लगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज हैं अलग अलग। मैं ये नहीं बोलूँगा मतलब कि ठीक है आप रेफरल 2 लाइन्स 3 लाइन्स पे भी भेज सकते हो, पर एटलीस्ट वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए।
कि आपने जो भी मैसेज भेजा, इट डजंट नीड कि आप एक पूरा टेम्पलेट प्रॉपर मेल कर का 7 8 10 लाइन का हो, वो नेसेसरी नहीं है। बट आप जो भी भेज रहे हो वो थोड़ा सा उस मैसेज में प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। आपके पास अगर कोई जॉब आईडी है तो आप उसको मेंशन करो कि इस पर्टिकुलर जॉब आईडी में आप मुझे रेफरल दे दो। अगर इन जनरल आप भेज रहे हो रेफरल के लिए कि इन केस एनी ओपनिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो हाँ आप ऐसे मैसेज भेजो कि ठीक है, कुछ इंटरनल हायरिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं जिसका पोस्टिंग नहीं होता है साइट में। तो हाँ आप एक प्रॉपर रिक्वेस्ट या प्रॉपर तरीके से आप एक टेम्पलेट बना के या प्रॉपर वे ऑफ टेक्सटिंग आप उनको मैसेज कर सकते हो। तो ऐसा मतलब लिंक्डइन से आप कर सकते हो। लिंक्डइन में थोड़ा सा टाइम दो। तो लिंक्डइन तो मतलब यही मैंने अप्रोच तो मैं यही फॉलो किया था, ये नौकरी और लिंक्डइन। तो नितिन, आपने नोटिस पीरियड के बारे में भी मेंशन किया, तो आप ये बता सकते हो कि आपका नोटिस पीरियड कितना था और आपने नोटिस पीरियड नौकरी में क्या मेंशन किया था? तो बेसिकली मेरा नोटिस पीरियड तो 60 डेज था ऑफिशियली, बट मैंने नौकरी में मेंशन किया था 30 डेज। तो उससे ये होता है कि सी 60 डेज समटाइम्स सारे कंपनीज को जो कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी चाहिए, जो उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, राइट। अनलेस एंड लाइक उनके खुद के कंपनी में 90 डेज नोटिस पीरियड होता है, बट स्टिल उनको विद इन अ 15 डेज और 30 डेज में कैंडिडेट चाहिए होता है। तो ये तो आजकल एक नॉर्मल सा वो सब चल ही रहा है नोटिस पीरियड का। तो बट स्टिल मैंने 30 डेज डाल के रखा था, क्योंकि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स हायर। आप जितना कम डाल के रखोगे, आप इंटरव्यू कॉल्स आता भी है तो ठीक है, उनको बोल दो कि आई हैव ऑफिशियली 60 डेज नोटिस पीरियड बट इट कैन बी निगोशिएबल। वो तो ठीक है, लास्ट में देखेंगे कि नेगोशिएट होगा या नहीं होगा, वो लास्ट का बात है। लेकिन स्टिल आपके पास आप ये बोल सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब आप अपने, अगर आपको प्रेजेंट करना है, आप अपने आप को मौका देना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ट्विस्ट तो लाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ऐसा मतलब कर सकते हो। ऐसा मतलब अभी कुछ लोग ऐसा एचआर कम्युनिटी बोलेगी कि ये मतलब इलीगल है, ऐसा अवेयरनेस, ऐसा मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट ठीक है, उसमें मतलब एचआर भी तो मतलब कभी गेट बैक हम हमको नहीं होते कैंडिडेट्स को तो मतलब वो ठीक है, वो चलता है, कोई इशू नहीं है। और आप एक ऐसा कर सकते हो एटलीस्ट, जब आप स्विच करने का सोच रहे हो ना, तो एटलीस्ट अपने करंट कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह थोड़ा सा गो थ्रू कर लो कि भाई बाय आउट के ऑप्शंस हैं, निगोशिएट करने के ऑप्शंस हैं या नहीं है। मतलब मोस्टली कंपनी में मैं मतलब जितना मुझे पता है, मोस्टली कंपनीज में निगोशिएशन का ऑप्शंस रहता है, अनटिल अनलेस कि आप मतलब काफ़ी बिग बैंग टाइप कंपनीज में नहीं काम कर रहे हो, तो आपके पास बाय आउट का ऑप्शंस भी होता है, आप निगोशिएट भी कर सकते हो। तो वो रहता है। और ये इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी डिलीवरेबल्स क्या हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपका रोल्स क्या है और आपके डिलीवरेबल्स क्या हैं, और आपका रिलेशन कैसा है पर्टिकुलर पीपल मैनेजर या जो भी आप जिसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली नोटिस पीरियड में कंसीडर होते हैं जब भी आप कोई एग्जिट आप किसी भी करंट कंपनी से स्विच करते हो दूसरी कंपनी में। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आते हैं पिक्चर्स में। जैसे मेरा ही 60 डेज था नोटिस पीरियड, बट आई गेट रिलीज इनटू 50 डेज इटसेल्फ। तो वो और वो भाई मैंने अपने चॉइस से लिया था, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं था। पीपल मैनेजर भी एग्री हो गए थे, एचआर भी एग्री हो गए थे, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। आप अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे करो, आपके जो भी डिलीवरेबल्स हैं, आपके जो भी केटी हैं, जो भी आपके थिंग्स वॉट एवर यू आर हैंडलिंग, अगर आप अच्छे से पास कर देते हो, एक टाइमली मैनर पास कर देते हो, सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है, जो भी आप आपको डिलीवर करना है नेक्स्ट कैंडिडेट को बिफोर लिविंग, अगर आप प्रॉपर टाइम कर देते हो, और आप कई लोग क्या करते हैं कि एज सुन एज नोटिस पीरियड में गए, वो काम करना बंद कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि अब ये मतलब स्टेकेशन टाइप का चल रहा है। तो जितना आप नोटिस पीरियड में नोटिस्ड होते हो, बेसिकली इसीलिए उसको नोटिस पीरियड बोला जाता है, कि आप जितना नोटिस होते हो, ये आपके फ्यूचर्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप किसी कंपनी में लेट सपोज मैंने सैपिएंट छोड़ी, राइट।
अगर इन केस मैं 2 इयर्स 3 इयर्स बाद फिर से रीजॉइन करूंगा, राइट, सेकेंड, तो उस टाइम पे मेरा फीडबैक, लेट्स सपोज वट एवर द पर्सन हैज टेकन दैट, राइट, वो सारे मैटर्स करेंगे रीजॉइन करते टाइम। तो पर्टिकुलर कुछ लोग ये काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं कि नोटिस पीरियड के टाइम पे सिंसियर नहीं होना, डिसिप्लिन नहीं होना। ये मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है 50 to 60% कैंडिडेट्स करते हैं। इन लाइक मैं जैसे मुझे भी तो 5.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ उससे, तो मेरे आसपास भी लोग नोटिस पीरियड में गए, बहुत सारे लोग। तो मतलब देखा मैंने कि मतलब वो जो सिंसियरनेस होती है, डिसिप्लिन होता है, वो मतलब नोटिस पीरियड में फिर सब गायब हो जाती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एज अ कैंडिडेट, आपको जैसे आप काम कर रहे थे पहले, जो भी आपके डिलीवरेबल्स थी, जो भी आप डिसिप्लिन में थे, जो भी आप सिंसियरिटी दिखा रहे थे काम में, आपको स्टिल दिखाते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है, आपका एक अच्छा रेपुटेशन बनता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा तो यही अप्रोच रहता है कि भले आप नोटिस पीरियड में हो, बट आपको उसी सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहिए। तो आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, और आपको मतलब आपको बाय आउट भी अगर ऑप्शंस लेना है, नेगोशिएशन करना है, वो आपको हेल्पफुल करेगी। करेक्ट। नितिन, आपने एक बात और बोली कि हमको नौकरी प्रोफाइल डेली अपडेट करना चाहिए। हाँ। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है क्या जिस टाइम आपने अपडेट किया हो और आपको लगा हो कि उससे बेटर रिजल्ट मिला है? सी बेसिकली नौकरी के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया ना, नौकरी प्रोफाइल कैसे काम करता है, तो उनका काफ़ी सारे कोरा वगैरह में पढ़े हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है। तो नौकरी में जैसा उनका एल्गो काम करता है ना, जो भी उनका रहता है, तो वो रोज लाइक अराउंड 7 to 8 PM वो उनका जो एल्गो होता है वो रिफ्रेश होता है। तो उस टाइम फ्रेम में अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक अपडेट की, राइट, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाओ और पूरा जो भी आपने जॉब समरी की है उसको पूरा रिमूव करो, फिर नई जॉब समरी लिखो रिलेटेड टू दैट। ज़रूरी नहीं। आप जैसे फ़ोन नंबर है आपका, आपने कोई फ़ोन नंबर को एक या दो वर्ड स्क्रैच करके फिर से वही फ़ोन नंबर डाल दिया अपना, तो उस पर्टिकुलर बैकएंड को पता चलता है कि अच्छा ये कैंडिडेट ये इतने टाइम पे एक्टिव हुआ था, इसने ये अपडेट किया और इसने सेव किया अपनी प्रोफाइल। तो वो आपकी प्रोफाइल्स को एल्गो ऐसा समझता है कि आप एक्टिवली हायर कर रहे हो, इसलिए रोज आ रहे हो, राइट। तो आप जब रोज आओगे तो आपकी प्रोफाइल कुछ भी अपडेट कर दो, मतलब जैसे कुछ वर्ड्स है उसको रिमूव करके फिर से वही वर्ड लिख दो, सेव कर दो, राइट। तो आप जैसे ही कंटिन्यूसली करने लगोगे, राइट, तो वो एक टाइम फ्रेम के बाद, ऐसा नहीं कि आप एक दिन किए और हाँ अब बोलो कि अभी अगले दिन से कॉल आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को। आप 3 4 दिन, एक हफ्ते दो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप अपडेट करो नौकरी प्रोफाइल में जाके, थोड़े थोड़े कुछ भी अपडेट करो, वही सेम चीज़ लिख के सेम चीज़ फिर से लिख दो। थोड़ा सा दोगे, आप खुद नोटिस करोगे कि आपको जैसे पहले एक या दो कॉल्स आते थे, आप देखोगे 3 से 4 कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप ये अपडेशन का प्रोसेस करोगे ना, आपको मैक्सिमम, मैं मतलब ये मैंने दोनों दो कंपनी स्विच की, राइट, तो ये फॉर्मूला मैंने दोनों स्विच में ट्राई किया और दैट वर्क फॉर मी। ये अगर मेरे केस में काम कर रहा है, देन वो सबके केस में काम करेगा। कोई मतलब नौकरी एल्गो तो सबके लिए कॉमन है, राइट, तो वो सबके लिए काम करेगा डेफिनेटली। तो नितिन, तो फिर आपने रेज्यूमे बनाया, नौकरी प्रोफाइल अपडेट की, तो उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू कॉल्स आना चालू हो गए थे? हाँ, मतलब ऐसा है कि जैसे आप अच्छी नौकरी प्रोफाइल बना लो, अच्छा रिज्यूमे बना लो, राइट, फिर आप इसके बाद आप पूरा सब कुछ अपडेट कर लेते हो, अपनी नौकरी प्रोफाइल 100% क्रिएट करते हो। इसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मतलब ऐसा कि आप, इट डिपेंड्स कि आपने नोटिस पीरियड में क्या लिखा है। अगर आपने 60 डे नोटिस पीरियड है तो समटाइम्स कि आपको दिन में एक भी कॉल ना है। 90 डेज लिखा है तो दिन में एक भी कॉल ना है। पर हाँ, 30 डेज अगर आपने नोटिस डाला है तो आपको मतलब ऐसा है कि आप 2 कॉल, कभी एक कॉल, कभी 3 कॉल, लाइक इट डिपेंड्स कि कैसा क्या मतलब सीजन है, कैसा क्या हायरिंग पैटर्न है इंडिया में। अगर आप जैसे दिसंबर जनवरी में जाओगे तो कम हायरिंग होती है, लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी में ये टाइम पे काफ़ी कम हायरिंग होती है। तो फिर उस टाइम पे मे भी हो सकता है आप 30 डेज भी डालो तो सिर्फ एक या दो ही कॉल आ पाएँ। तो ये भी ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में जा रहे हो जॉब स्विच करने, क्या हायरिंग ट्रेंड है, कैसा है।
बट इन जनरल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट अप्रैल से, आप कह सकते हो मई स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मई से मैंने अपना स्विच के लिए स्टार्ट किया था। तो एक 1 to 3 कॉल्स का रहता था ऑन एन एवरेज कि मुझे रिसीव होते थे। ओके, तो नितिन आप ये बता सकते हो कि आप जब पब्लिक सेगमेंट में थे आपकी कितनी सैलरी थी, और आपको जब इंटरव्यू कॉल्स आते थे तो आप कितना सैलरी मांगते थे फिर? सो बेसिकली पब्लिसिटी सेगमेंट में जब था तो मेरा रफली अराउंड 12 LPA के पास था, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि एटलीस्ट आई विल गो फॉर एटलीस्ट 60% हाइक ऑन दैट। तो मैं उनको बस कई लोग क्या करते हैं कि एक एक मैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स देखी है। जब भी रिक्रूटर्स का कॉल आता है, राइट, तो वो एक नंबर कोट कर देते हैं, फिक्स नंबर कोट, कि हे आई वांट दिस 15 LPA, आई वांट दिस 17 LPA। तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स कि अगर ठीक है, अगर उनके बजट में है तो वो तो दे देंगे, पर कई बार ये होता है कि उनके बजट से आप काफ़ी कम मांग रहे हो, वो आपको बजट पता होता नहीं है कि आप उनका बजट है क्या, कंपनी कभी बताएगी नहीं कि अगर आप उनसे पूछ भी लोगे कि व्हाट इज द बजट फॉर दिस रोल, तो वो यही रिप्लाई देंगे कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू एंड हाउ इट इंटरव्यू योर गोज, वी विल डिसाइड दैट। तो वो कभी बताएंगे नहीं कि बजट कितना है। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि जैसे आपका 60% आपने बेंच मार्क रखा है, राइट, तो आप ऐसा बोल दो कि आई एम लुकिंग फॉर 55 to 70% हाइक। तो एटलीस्ट ये होगा कि उनके पास रेंज रहेगी, राइट। तो आपने पहले से ही रेंज बता के रखी है कि तो अगर आप सम टाइम्स में आपने कुछ रिसर्च वगैरह की कि भाई मार्केट ट्रेंड में क्या प्रोफाइल चल रही है 5 years और 6 years एक्सपीरियंस के बाद, अगर इन केस आप 70% भी हाइक मांगते हो लास्ट HR राउंड में, तो एटलीस्ट हाँ, वो पहले से ही आपने बोल के रखा था ना कि मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है। तो उसमें क्या होता है कि वो विन विन सिचुएशन होता है। अगर आप जब रेंज बोलते हो ना, तो HR समझता है कि चलो अच्छा, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट 55 में भी मान जाएगा, और कैंडिडेट क्या सोचता है कि अच्छा हम ये 70 में मांगेंगे तो सम हमारा हो जाएगा। तो वो क्या होता है, जब आप रेंज देते हो ना, तो दो रेंज होता है, HR कम वाला समझेगा, आप हायर वाला पकड़ के चलोगे, राइट। तो एटलीस्ट ये अच्छा रहेगा आपको आगे, अगर आपके अच्छे इंटरव्यूज गए, आपका HR डिस्कशन हुआ, राइट, तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट रहेगा कि आई हैव ऑलरेडी प्रीवियसली कम्युनिकेटेड पर्टिकुलर दिस रेंज, आई वांट दिस। तो एटलीस्ट ये आपके पास अच्छा रहेगा कि आप जब रेंज बोलोगे ना, तो आपके पास चॉइसेस रहेगा कि आप बढ़ सकते हो 5-10%। तो करेक्ट। वही अप्रोच मैंने फॉलो किया था। मैंने मैं कभी फिक्स नहीं बोलता था, मैं उनको रेंज बोलता था। और नंबर ऑलवेज आई विल सजेस्ट दैट नेवर कोट अ इवन नंबर रेंज, कि लोग बोलते हैं कि आई वांट 17 to 19 LPA। वो थोड़ा सा क्योंकि आप जब नंबर बोलते हो ना, तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, पर आप रेंज बोलते हो ना, तो रेंज में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो ठीक है, 60% ही तो है, दे देंगे। बट अगर कोई कैंडिडेट, अगर मान लो मेरे सपोज में मैं 12 लाख में हूँ, राइट, अगर मैं उसको बोलूँगा कि आई एम लुकिंग फॉर 2022, तो लगेगा कि अच्छा ये 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है, 20-22 मांग रहा है। कई कंपनियां ऐसा होती हैं कि नंबर पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, अनटिल अनलेस कि अगर मैं वही परसेंटेज बोल दूंगा उनको परसेंटेज में, तो वो बोलेंगे ठीक है, आई विल शेड्यूल योर इंटरव्यू। तो वो पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल है या फिर क्या है वो, वो मुझे भी थोड़ा सा अभी स्टिल आई एम फिगरिंग आउट। बट आप जब रेंज बोलते हो, तो रेंज का कहीं साइकोलॉजिकल वो आपके बैक माइंड में फिट होता है, और जब आप नंबर का रेंज बोलते हो, राइट, तो वो आपके फ्रंट फ्रंट हिट करता है। तो आई सजेस्ट ऑलवेज गिव द परसेंटेज रेंज, तो वो आपका बेनिफिट होगा आपके लिए। करेक्ट, मतलब नंबर रेंज में अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, और हाँ करेक्ट। परसेंटेज अगर में आप हाँ। हाँ, अगर आप परसेंटेज में बोलोगे 80%, राइट, तो 80% लगेगा, अच्छा 80% ओके। लेकिन अगर आप 12 लाख का 80% निकालोगे भी, राइट, तो रफली हो जाएगा 20 के आसपास ही, करेक्ट। करेक्ट। राइट। लेकिन आप अगर 20 बोलोगे तो उनको लगेगा कि काफी ज्यादा है ये। तो वो थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, लाइक उसमें डिफरेंसेस कुछ नहीं है, बस साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, दैट्स इट। करेक्ट। नितिन, क्योंकि अभी आप रिसेंटली जॉब देख रहे थे, तो आपने ऐसा कुछ देखा है क्या कि ये बेसिक स्किल सेट है जिसके लिए ज्यादा डिमांड है मार्केट में अभी?
बेसिक स्किल्स तो ये तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है और आप किस में, जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी कुछ लोग पाइथन विद सेलेनियम है, कुछ लोग जावा विद सेलेनियम है। तो मेरे हिसाब से अभी पाइथन विद सेलेनियम इज लाइक क्रिएटिंग अ वेरी ह्यूज बजवर्ड। सो वो आने वाले 2 से 4 साल में लाइक वो अच्छा एक स्किल सेट्स होगा पाइथन विद सेलेनियम। एंड वो जिनके पास होगा, राइट, दे आर लाइक मोर देन लाइक हमको अगर जावा सेलेनियम में लेट सपोज हम वो एक एक्सपीरियंस में 20 मिल रहा है, राइट, तो कंपनीज पाइथन विद सेलेनियम को 25 देने के लिए रेडी रहेंगे। दे आर 10% अहेड ऑफ अर्स। तो बट स्टिल अभी जावा, सेलेनियम एंड एपीआई, दीज 3 स्किल्स आर दी मोस्ट कॉमन स्किल्स। और एपीआई में अलग अलग स्किल सेट है, मतलब लाइक अलग अलग टूल्स हैं। कोई पोस्टमैन से कर रहा है मैनुअल में, कोई रेस्ट एश्योर्ड से कर रहा है, रेस्ट एश्योर्ड विद जावा, राइट, ऑटोमेशन। कोई बीडीडी कराटे के साथ कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन किस वे में एपीआई टेस्टिंग कर रहा है। एपीआई ऑटोमेशन बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो आप चाहे एपीआई कराटे से कर, बीडीडी कराटे से करो या रेस्ट एश्योर्ड विद जावा से करो, दोनों अभी इक्वलाइजर हैं। लाइक आपके पास एपीआई ऑटोमेशन का नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली डिफरेंट मेथड्स में, मतलब एपीआई के क्या अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, कैसे ये वर्क करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और यूआई में भी डिफरेंट टूल्स हैं, बट सेलेनियम, बीडीडी, कुकुम्बर इज द टॉप मोस्ट एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली मेरे यही था कि यूआई एंड एपीआई, यूआई में बीडीडी, कुकुम्बर, सेलेनियम, एंड एपीआई में दोनों स्किल्स मतलब कॉमन है, दोनों का सेम वेटेज मेरे हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया। ये अपना क्या बोलते हैं, रेस्ट एश्योर्ड एंड बीडीडी कराटे, वो दोनों इक्वल वेटेज में हैं। और अभी जैसे नए टूल्स आ रहे हैं, प्रोटेक्टर वगैरह है, जावा स्क्रिप्ट का वो है, तो ये वही आ रहे हैं। बट अभी थोड़ा सा मतलब कंपनीज को अडाप्ट करने में, मे बी इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू अडाप्ट वेरी क्विकली। बट स्टिल लाइक अगर आप मोस्टली बैंकिंग डोमेन को देखोगे, राइट, तो वो वही यूज कर रहे हैं। अगर वो मतलब बेसिकली वेब बेस्ड में है, अगर वो, तो यही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और हाँ, सपोर्टिव टूल्स का नॉलेज होना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लाइक गिट आपका होना चाहिए आपके पास, जेनकिंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप वो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो, राइट, तो वो एटलीस्ट आपको प्रोसेस आनी चाहिए। और कुछ क्लाउड वगैरह का आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास, ठीक है, आपके पास अगर वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज हैं और वो सर्विसेज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होके वर्क करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन होना भी मतलब स्टिल वर्थफुल। तो ये आपके पास है तो एज अ बेनिफिट है AWS क्लाउड का। कोई भी क्लाउड, लाइक एज्योर क्लाउड हो या फिर गूगल जीसीपी हो, AWS हो, कोई भी हो, आपके पास प्लस बेनिफिट रहेगा। एंड फ्रेमवर्क का होना चाहिए। आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आप अगर अपने 3 साल 4 साल या जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है, आप करोगे तो मे बी आप उतना इम्पैक्टफुल नहीं रह पाओ। लाइक आपके पास टेस्टएनजी का भी होना चाहिए, टीडीडी, बीडीडी और कई सारे फ्रेमवर्क्स के इन्हेंसमेंट है, वो आपको आना चाहिए। कोई भी फ्रेमवर्क आप अगर सेटअप करना चाहते हो, अगर आपको स्क्रैच से दे दिया जाए, तो एटलीस्ट आपके पास बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन आपके माइंड में होना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ 3+ ईयर और 4+ ईयर्स के पास ऊपर कैंडिडेट जो जॉब देख रहे हैं, अगर वो उससे कम है 3 ईयर्स के पास, तो वो फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा उसको लिफ्ट आउट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर उनके पास बेसिक नॉलेज है तो वो वेल एंड गुड है। बट अगर 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का कोई कैंडिडेट जॉब स्विच का देख रहा है, तो वो उसके पास एटलीस्ट बेसिक प्लान होना चाहिए। अगर कोई इंटरव्यूज बोले कि भाई आप एक ड्रॉ करो बेसिक प्लान, आप कैसे करोगे, अगर आपको दे दिया जाए फ्रेमवर्क डिजाइनिंग का, वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। तो नितिन, आपको कितना टाइम लगा था अपना फर्स्ट ऑफर लेने के लिए? सो बेसिकली मैंने जैसे बताया पहले, मई से मैंने स्टार्ट किया था।
तो फर्स्ट टू लाइक मई के फर्स्ट 1 to 2 वीक्स तो मतलब ऐसे अपडेट्स एंड लुकिंग आउट में थोड़ा चले गए थे। फिर मुझे लाइक अराउंड 10 to 15 मई के आसपास से मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गए थे, जो कि मुझे मतलब कभी 2 कॉल्स, कभी 3 कॉल्स, कभी 1 कॉल्स ऐसे आते थे। तो बेसिकली अगर मैं 15 मई से काउंट करूं तो मुझे पहला ऑफर रिसीव हुआ था जुलाई में, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो मतलब आपको 2-2.5 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे ये समझने के लिए। कुछ इंटरव्यूज तो पहले ऐसे चले जाते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट की सिचुएशंस कैसी है, और मार्केट में बेसिकली क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं किस एक्सपीरियंस बेसिस पे। 2-4 इंटरव्यू तो ऐसा ऐसा आप समझ लो कि मॉक इंटरव्यू चले जाते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू के ही इंटरव्यूज ऐसी कुछ अच्छी कंपनीज के साथ हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि अभी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप एक सर्टेन टाइम का ही प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो, राइट, आप पढ़ के जाओगे, बट आपको रियल टाइम में नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। वो तभी होगा जब आप कुछ इंटरव्यूज में बैठोगे और उस इंटरव्यू का बेसिकली आप आइडिया लोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ रहा है, अभी यहाँ पे प्रिपरेशन की ज़्यादा डिमांड है मुझे। तो ठीक है, आप सिलेक्शन रिजेक्शन वो होता रहता है, बट आपका इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हुए हो तो उसका पॉजिटिव आउटकम आपको लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कितना हमें और डीप डाइव करना है, कैसे प्रिपरेशन और वेल एंड गुड करनी है। तो कुछ इंटरव्यूज स्टार्टिंग के तो ऐसे चले जाते हैं। फिर इसके बाद इंटरव्यूज़ की प्रोसेस होती हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, क्लाइंट राउंड, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है, लाइक अराउंड लाइक 3 to 4 वीक्स। लाइक जो मुझे पहला ऑफर हुआ था उसका अराउंड 25-26 डेज ऐसा पूरा पूरा प्रोसेस चला था। लाइक 3 राउंड हुए थे एंड देन क्लाइंट राउंड, सो 4 राउंड्स टोटल हुए थे। तो उसमें लाइक वो ऑन साइट में होता है तो ऑन साइट की डिपेंडेंसीज देखनी पड़ती है, उनका फ्री टाइम देखना पड़ता है, फिर क्लाइंट राउंड्स होते हैं तो क्लाइंट की डिपेंडेंसीज, तो उसमें टाइम लगता है। कभी कभी हो जाता है जल्दी। इट इट डिपेंड्स ऑन योर लक एज वेल एज हाउ अर्ली यू आर ज्वाइनिंग। नोटिस पीरियड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले होता है कि आप लेट सपोज आपका 30 डेज या 45 डेज नोटिस पीरियड है, राइट। तो हो ऑर्गेनाइजेशन भी सोचती है कि ठीक है अभी इसके पास कैंडिडेट के पास टाइम है तो थोड़ा हम डिले कर सकते हैं, बट आपके पास अगर 1 वीक में आप ज्वाइन करने वाले तो कंपनी भी 2-3 दिन में अब रैप अप कर देती है। तो वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स में, बट मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग गए थे। ओके। और नितिन, आपको कितनी सैलरी ऑफर हुई थी फर्स्ट कंपनी के थ्रू? फर्स्ट तो मुझे अराउंड 70-75% के ऑलमोस्ट पहला ऑफर रिसीव हुआ था। Okay. और जैसा मैंने बताया कि मैंने रेंज बोली थी तो मैंने 60 to 75 रेंज बोली थी, तो मुझे ऑलमोस्ट मैंने हायर रेंज ही मांगा था उनसे, 75। मतलब अराउंड 12 से आप 20 तक आ गए थे हाँ फर्स्ट ऑफर में। हाँ, फर्स्ट ऑफर के बाद। और टोटल नितिन आपको कितने ऑफर्स मिले थे, और आप कंपनी का नाम बता सकते हो क्या? हाँ, बेसिकली जब मैं जॉब स्विच कर रहा था तो मेरी जर्नी में बेसिकली मुझे 6 ऑफर रिलीज हुए थे मुझे। उसमें से 2 प्रोडक्ट बेस्ड थे एंड 4 सर्विस बेस्ड। तो उसमें बेसिकली जो फर्स्ट कंपनी जो मुझे ऑफ़र की थी, अभी मैं एम्फेसिस में काम कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट ऑफ़र एम्फेसिस ने ही ऑफ़र रिलीज़ किया था। तो अभी स्टिल मैं उसमें हूँ, और फिर इसके बाद मैं मतलब कई इंटरव्यूज़ देता था, लाइक आई जस्ट वांटेड टू ग्रो फाइनेंशियली। तो और इंटरव्यूज़ वगैरह देता था, तो फिर उसमें एक मुझे प्लान व्यू में मेरा हुआ था। दे आर रेडी टू पे मी अराउंड 210%. So now after that, like मैंने फिर एम्फेसिस से थोड़ा नेगोशिएट किया, और मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए फिर मैंने एम्फेसिस ज्वाइन किया। और मेरे पास एलटीआई का भी ऑफर था, एलटीआई माइंट्री, फिर मेरे पास हिटाची वेंटेरा का भी ऑफर था।
एंड मेरे पास एक सेरोसॉफ्ट है, एजुकेशनल बेसिकली प्रोडक्ट बेस है, बट एड टेक में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, देन आई नॉट कंसिडरिंग। सो यही मतलब सारी कंपनीज के ऑफर थे मेरे पास। मतलब वो जो स्टार्टअप थी उसने अराउंड आपको 35 से 38 एलपीए के यस, अराउंड किया था, करेक्ट? यस, यस। तो बट वो था कि मेरा जो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, यू नो, सम पर्सन गो विद दैट पर्टिकुलर रेंज एंड देन जॉइन अस, बट मेरा ऐसा था कि मतलब मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए था। एंड क्योंकि स्टार्टअप कल्चर्स सबको सूट नहीं कर सकता है। किसी को लगता है कि हाँ स्टार्टअप्स में ही काम करना चाहिए, किसी को लगता है कि ठीक है थोड़ा सा सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो। तो वो पर्सन टू पर्सन चॉइस हो सकती है, आई एम नॉट कमेंटिंग इनटू दैट। तो मतलब वो मेरे सिचुएशंस, अगर मेरे जैसे सिचुएशंस किसी और के पास होती, तो मे भी हो सकता है उसका माइंडसेट कुछ दूसरा होता, वो उस पर्टिकुलर स्टार्टअप्स में जाता। तो बट मुझे क्लोज टू मिल गया था व्हाट द स्टार्टअप इज गिविंग अस, और मुझे थोड़ा सा मतलब स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए था, और इनका प्रोजेक्ट्स भी अच्छा था। बैंकिंग, मुझे बेसिकली बैंकिंग डोमेन में ही रहना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस पूरा बैंकिंग डोमेन में था। तो वो एक अच्छा था कि मतलब मेरे लिए एम्फेसिस चूज़ करना, क्योंकि आप जब एक कंपनी चूज़ करते हो तो आप मल्टीपल फैक्टर्स में देखते हो, राइट? कि आपको सीटीसी क्या ऑफर हो रही है, आप क्या लोकेशन पे जा रहे हो, उस लोकेशन पे के बेसिस पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होने वाली है। लेट सपोज कि आपके पास एक बेंगलोर का ऑफर है, एक पुणे का ऑफर है, या एक हैदराबाद का ऑफर है, राइट? एंड ऑल थ्री ऑफर्स हैव अ सेम सीटीसी। तो बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू पुणे एंड हैदराबाद गोइंग टू फार अवे, राइट? एट अराउंड 3 to 4 lakhs minimum, it has a difference in into that yearly. तो अगर तीनों का सीटीसी सेम है ऑफर करी, राइट, तो आप ऑलवेज चूज करोगे, यू नो, लेस कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी में। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो काफ़ी ज़्यादा बेकार ना हो, क्योंकि पुणे एंड बैंगलोर में आप पुणे चूज कर सकते हो या हैदराबाद चूज कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छी सिटीज़ हैं लिविंग के लिए, राइट? तो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होती हैं कि चूज करने के लिए। कुछ लोगों का मतलब फाइनेंशियल थिंकिंग ही होता है, कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्लस स्टेबिलिटी प्लस प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। तो मेरा बेसिकली तीनों कंडीशंस था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, सीटीसी ऑफर्ड क्या है, एंड देन प्रोजेक्ट क्या है मेरा। उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आई हैव चूजन द एम्फेसिस। करेक्ट। तो नितिन, आपको क्योंकि वो स्टार्टअप 35 टू 38 एलपीए के आसपास सैलरी दे रही थी, तो आपने फिर एम्फेसिस से नेगोशिएट किया, तो उन्होंने फिर कितना सैलरी दी आपको? सो बेसिकली करंटली आई एम इन 28, ओके। 28 I'm in, and apart from that I have some stocks as well. अच्छा। तो और वो स्टॉक्स का वैल्यू, लाइक स्टॉक्स की वैल्यू तो थोड़ा सा डिस्क्लोजेबल कॉन्फिडेंशियली हो जाती है, बट हाँ आई आई हैव अ स्टॉक्स ऑफ सम लैक्स। सो वो रफली मतलब 30+, यू कैन कंसीडर दैट। अच्छा, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम जब ऑफर हुआ था तो एम्फेसिस ने अराउंड 20 दिया था, तो उन्होंने अराउंड करेक्ट, 8 लाख टू 10 लाख ज्यादा बढ़ा के दिया फिर। करेक्ट, हाँ। फिर नितिन, आपने क्योंकि मतलब जैसे पहला ऑफर मिलेगा फिर पेपर डालेगा, तो आपने ये देखा क्या कि आपको पेपर डालने के बाद ज्यादा इंक्वायरी कॉल्स आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि शायद नोटिस पीरियड भी कम हो जाता है? करेक्ट, जब जितना आपका जैसे जैसे नोटिस पीरियड कम होगा, राइट, तो आपको इंटरव्यू कॉल्स ज़्यादा आएंगे, आपके इंटरव्यूज ज़्यादा होंगे। एंड इट डिपेंड्स लाइक आप इंटरव्यू में कैसा करते हो, राइट? तो उतने आपके पास ऑफर्स हो जाते हैं। कई लोगों के पास 10-15 ऑफर्स होते हैं, मेरे पास तो सिर्फ 5-6 ही ऑफर थे। लोगों के पास तो कितने सारे ऑफर्स होते हैं। तो एक ऐसा भी होता है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं तो आपके पास कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि रफली कोई भी कंपनी बेकार नहीं होती, राइट? सभी कंपनी काम करने के लिए अच्छी होती है एज एज सुन एज यू आर इन गुड ऑफ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज। तो मतलब जितने ऑफर्स होंगे उतना कन्फ्यूजन होता है। तो और इसके बाद जैसा आपने बोला, राइट, कि जैसे जैसे नोटिस पीरियड कम होता है आपके इंटरव्यू कॉल्स ज़्यादा आते हैं। आपके जॉब कॉल्स जैसे कि पहले मेरे को 3-4 आते थे, राइट, कंसिडरिंग। तो मेरे को लगभग अराउंड रफली 8 to 10 कॉल्स आते थे जब मेरा नोटिस पीरियड 20 days था। और
उससे भी कम था, 15 to 20 डेज में जब मैं जा रहा था, राइट। तो क्योंकि मैं रोज अपडेट करता था, लाइक उसमें नौकरी में रेंज होता है कि आप किस रेंज में हो। तो स्टिल आपके पास अगर 25 डेज लेफ्ट है, राइट, तो आप कंसिडर उस नौकरी में अपडेट कर सकते हो कि 15 डेज ही लेफ्ट है। थोड़ा सा आप उसमें ट्विस्ट कर सकते हो, तो आप ज़्यादा इंटरव्यूज दे सकते हो, राइट। तो वो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने आप को यूटिलाइज कर सको, कैसे अपने आप को शोकेस कर सको, जितने भी जॉब पोस्टिंग है। करेक्ट। और नितिन, आपने बोला कि आपको 6 ऑफर मिले थे, उसमें से 2 ऑफर आपको रेफरल के थ्रू मिले थे, लिंक्डइन के थ्रू। तो आप ये करेक्ट, बता सकते हो क्या कि आपने कैसे रीच आउट किया लोगों को, और आपने कितने लोगों को रीच आउट किया जिसके से आपको फिर 2 ऑफर मिले? करेक्ट। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले ही अपने कन्वर्सेशन में बोला, राइट, कि आप कनेक्शंस बनाओ। जब आप कनेक्शंस बनाओगे, राइट, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप अपने प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करते हो। तो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर जॉब पोस्टिंग हुई या जॉब वैकेंसीज हुई, राइट, कोई भी रोल ओपन हुआ, तो अगर किसी ने भी अगर उस लिंक्डइन में डाला, राइट, तो अगर आप अच्छा टाइम देते हो लिंक्डइन में, हाफ एन आवर 1 आवर, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा, राइट, कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट में आप उसमें फिर चेक कर लो कि आपके प्रोफाइल, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा रोल बेस्ट है। तो वो उस पर्सन को आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हे, आई सॉ योर पोस्ट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज हायरिंग, ऐसा वैसा करके आप भेज सकते हो प्रॉपर फॉर्मेट में, और आप जॉब आईडी मेंशन कर दो, राइट। Same thing I did. I'll message to one person, and luckily he referred me. And the same day, uh, around 12 or 1 p.m. आफ्टरनून, मैंने रेफरल के भेजा उनको कि आप मेरे को रेफर कर दो इस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए। और शाम को लकली रिक्रूटर का मेरे को पास कॉल आया कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने आपका प्रोफाइल रेफर किया है, और ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, व्हेन यू आर अवेलेबल टू टेक द इंटरव्यूज एज योर प्रोफाइल लुक्स गुड। तो मैंने मतलब नेक्स्ट डे ही अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराया। देन और राउंड्स हुए, मतलब हो गया। फिर उसके बाद तीसरा राउंड हुआ, उसमें भी हो गया। फिर इसके बाद HR राउंड हुआ, तो उसमें हमारा मतलब फाइनल हो गया कि हाँ, मतलब मुझे वो ऑफर कर रहे थे। तो सेम वे मैंने ऐसा दोनों रेफरल में किया था कि उसमें थोड़ा सा टाइम देता था लिंक्डइन में, लोगों की पोस्ट देखता था कि भाई किस में रोल्स वगैरह हैं, किसी पोस्ट वगैरह में मेल आईडी दी रहती थी तो उनको मेल करता था प्रॉपरली लिख के। तो ऐसा टाइम मतलब आपको थोड़ा सा देना पड़ता है। आपको मेल आईडीज वगैरह कहीं से मिल रही हैं, किसी के थ्रू मिल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर, जैसे आप हुए, मैं हूँ, मैं आप, और मैं हायरिंग मैनेजर नहीं है, राइट, बट एटलीस्ट वो मेंशन करते हैं हायरिंग मैनेजर का ईमेल कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सुटेबल हो इस पर्टिकुलर जॉब एक्सपीरियंस में, तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर दो। वो ईमेल मेंशन करते हैं, राइट, एवरीथिंग। और HR का मेंशन करते हैं, हुएवर इज द रिस्पेक्टिव पर्सन। तो आप उनको जाओ, प्रॉपर फॉर्मेट में मेल करो, प्रॉपर सब्जेक्ट लिखो। एटलीस्ट जब मेल आता है किसी में, तो सब्जेक्ट सबसे पहले दिखता है। तो सब्जेक्ट का वेरी क्रिस्प और नोटिसेबल होना काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रॉपर वगैरह लिखो और रिज्यूम वगैरह अपलोड करो। तो उससे मतलब सेम वे मैंने भी ऐसा ही किया था, और मैंने मतलब मैसेज किया, मुझे कनेक्शंस से मतलब मुझे पता चला कि हायरिंग चल रही है, और उन्होंने रेफरल दिया, और मुझे लकली प्रोसेस होने के बाद मुझे ऑफर हुए जॉब। तो नितिन, अभी आपने इंटरव्यू के बारे में बात की, तो आपने रिसेंटली बहुत इंटरव्यू दिए होंगे, तो अभी इंटरव्यू प्रोसेस कैसा चल रहा है? लाइक देखिए, 5+ की अगर मैं बात करूं, अराउंड 5 का, तो उसमें ऐसा है कि आपके मैक्सिमम आप एवरेज पकड़ के चलो 3 राउंड्स तो होंगे ही आपके। 2 टेक्निकल ऑन एंड 1 क्लाइंट राउंड। क्लाइंट राउंड इज ऑल्सो बेसिकली इन टेक्निकल। कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं 1 टेक्निकल, 1 टेक्नो मैनेजरियल, एंड देन क्लाइंट। मतलब इस स्विच में बेसिकली कंपनीज ये फॉलो कर रही हैं कि क्लाइंट राउंड इटसेल्फ पहले ही कंडक्ट करा लेती है। पूल हायरिंग पे थोड़ा सा फोकस कम हुआ है। जब मैं इन्फोसिस से स्विच कर रहा था पब्लिसिस सेपिएंट में, राइट, तो दैट टाइम कंपनीज आर फोकस्ड टुवर्ड्स द मोर पूल हायरिंग। दे आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द प्रोजेक्ट। बट अभी इस टाइम पे मतलब थोड़ा सा ट्रेंड हुआ है
स्टिल पूल हायरिंग हो रही है, बट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, 50% आई कैन से दैट, कि कंपनीज आर मोर, वो हायर कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। तो क्लाइंट राउंड पहले ही हो जाता है कि आइदर दे आर सुटेबल फॉर ऑन और नॉट। तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए भी अच्छा होता है कि एज सुन लाइक आप जैसे ही ऑनबोर्ड हुए आपका प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कई बार कि आप पूल हायरिंग हो गए, फिर इसके बाद जा रहे हो आप डिफरेंट स्टाफिंग पार्टनर आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में कर रहे हो, फिर इंटरव्यूज होता है। कुछ इंटरव्यूज में भी ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन है, कभी इंटरव्यू अच्छा जाता है, कभी बेकार जाता है, राइट। अच्छा नहीं हुआ, उनके एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ तो वो नहीं लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा प्रेशर होता है, राइट, कि आप बेंच में हो, 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, राइट। उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में आप जो इंटरव्यू अच्छा करने भी वाले होते हो, राइट, वो थोड़ा सा बैकफायर करता है आपको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रेशर होता है कि हाँ मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। तो ये होता है। तो उससे एक प्रॉफिट ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग में आप ऑलरेडी क्लाइंट हो जाता है, राइट, तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा ये होता है कि हाँ प्रोजेक्ट हो गया है, प्रोजेक्ट हायरिंग हो गई है, ठीक है मैं जाऊँ, मुझे जाना है, आई नीड टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट एंड आई नीड टू डू दी 100% वॉट एवर आई हैव दी स्किल्स ऑन। तो आप जाओगे वहाँ, फिर उनका मतलब सारी प्रोसेस होती हैं, वो तो सारे ऑर्गेनाइजेशन का सेम ही है। तो ये ट्रेंड मैंने देखा है। और 5+ के लिए बेसिक आपके पास एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो आप बस हाँ, बस आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर देके आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि रियल टाइम में बेसिकली आपने कहाँ इम्प्लीमेंट किया इसका। तो वो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। अराउंड 5 years का एक्सपीरियंस किसी पर्सन के पास है, वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और रियल टाइम सिनेरियोस में आप कोई भी टॉपिक हो गया, छोटा से छोटा टॉपिक है टेस्ट एनजी का, बीडीडी कुकुम्बर का, जावा का कॉन्सेप्ट का फ्रेमवर्क में, तो आपने यूज़ कहाँ पे किया और उसको यूटिलाइज कैसे किया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है फ्रेमवर्क में। तो ये नॉलेज होना चाहिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास जब ये नॉलेज आ जाएगी, राइट, कि रियल टाइम में ये कैसे यूज़ हो रहा है, तो थियोरेटिकल भी आप इजीली उसको आर्टिकुलेट कर पाओगे कि अच्छा दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज यूजिंग हियर एंड देयर, तो आप उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करोगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स मेजर रोल। आप, कई लोगों का होता है कि ये काम बहुत किए रहते हैं, स्किल्स अच्छी होती है, काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं एज अ टेक्नोलॉजिकल वर्क, बट दे आर साइलेंट पीपल्स और साइलेंट द साइलेंट मास्टर आई कैन से दैट। वो ज़्यादा बात नहीं करना किसी से, इंटरेक्शन कम करना, वो ठीक है एक टाइम सर्टेन टाइम तक ठीक है, बट आपको स्पीक अप होना पड़ेगा, राइट। आप गोइंग फॉरवर्ड आप डिफरेंट क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, डिफरेंट डीएम्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करोगे, डिफरेंट जोग्राफी पीपल्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करोगे, राइट। तो वो एक आपका एडेड एडवांटेज होता है कि हाउ यू हैव गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करना, उसको अच्छे से डील करना, बेसिकली जो भी हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि आप ये ऐसा काम करते हो, राइट, सर्विस बेस्ड की मैं बात करूँ, राइट, क्लाइंट एंड वेंडर्स फॉर्मेट होता है, राइट, सर्विस बेस्ड में। तो मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट इज लाइक इन गॉड इन सर्विस बेस्ड, दे आर पेइंग एंड दे आर क्रिएटिंग द जॉब्स, राइट। तो वो बेसिकली आप कैसे आर्टिकुलेट करते हो अच्छे से, कैसे उनसे पोलाइटली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है क्लाइंट के साथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ मैं सेम इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दूंगा, कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो। आप जब आप बोलोगे तो ही कुछ हो पाएगा। करेक्ट। नितिन, अभी आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी बात की, तो अभी के इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा रहे हैं? ज्यादा कोडिंग पे ज्यादा फोकस है या टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं? बेसिकली मिक्सचर है, मैं कहूँगा जावा कोडिंग पे थोड़ा सा फोकस है। आपको मतलब जावा में अगर आप एज ऑटोमेशन टेस्टर्स हो तो आपको कलेक्शंस का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉमन कोडिंग तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो आपको आनी ही चाहिए। और
आपको जैसे कोई पीस ऑफ कोड है तो उसको आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे सेंड यू पीस ऑफ कोड एंड आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन दैट, लाइक व्हाट इज द आउटपुट. तो आपको कोडिंग लिखना भी नहीं, आपको कोडिंग समझ में भी आना चाहिए कि अच्छा ये कोड है तो इसका क्या लॉजिक हो चल रहा है, इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या इसमें कहीं कंपाइल टाइम एरर है, कहीं रन टाइम एरर है, कहीं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये ट्रेंड देखा मैंने कि कई बार इंटरव्यू पैनल बेसिकली टेक्नो मैनेजरल राउंड में, बिकॉज जो आपका टेक्नो मैनेजर दे रहा होगा उसके पास 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, राइट. तो वो पर्टिकुलर वो पर्सन वो चेक करेगा क्योंकि आप ऑलरेडी पहला राउंड क्लियर करके आए, राइट. तो एटलीस्ट उसको ये पता होगा कि हाँ सम व्हाट कोडिंग प्रैक्टिस हैज बीन डन, देन द पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज पास्ड द फर्स्ट राउंड. तो वो ये उस माइंडसेट का, पर्टिकुलर कैंडिडेट का माइंडसेट चेक करेगा कि अच्छा इसको मैं ये पीस ऑफ कोड देता हूँ, इसमें ये देखता हूँ ये इसको जस्टिफाई कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है, इसमें कोई एरर है या नहीं है, राइट. तो वो जज करना, मतलब वो पता होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है. क्योंकि आप अगर कोई भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखोगे तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में लिखने में और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को व्हाट आई कैन से डीबग करने में ज़्यादा टाइम लगता है. मे बी यू कैन डीबग में आपको 2-3 घंटे निकल जाए, लेकिन अगर आपने वही कोड को लिखा है, राइट, तो आप 15 to 20 मिनट्स में आप वही कोड को लिख सकते हो. लेकिन अगर आपको कोई कोड दे दे और बोले कि इसको डीबग करो, राइट, कहाँ इशू आ रहे हैं, तो मे बी वही आप 2 घंटे 3 घंटे लगा दो डीबग करने में. तो होता है ऐसा, मतलब ऐसे पॉइंट्स आते हैं, पेन पॉइंट्स हैं बेसिकली ये, कि देखो एक फ्रेमवर्क में आप तो बस काम करोगे नहीं, कई कैंडिडेट्स ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, डेवलपमेंट होता रहता है, तो काफ़ी लंबे लंबे कोर्स होते हैं, राइट. तो उसमें फिर उसको जाके डीबग करना, उसको समझना काफ़ी हैक्टिक होता है. तो वो स्किल्स भी आनी चाहिए कि हाउ क्विकली डीबग यू कैन, and how you have justified, how you have identified any issue or not. तो वो स्किल्स भी आनी चाहिए आपको बेसिकली. ये दो मैंने अलग मतलब देखा पिछले इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे और इस इंटरव्यू में. मतलब अगर किसी को जावा का बेसिक्स आता है, फिर ओप्स कॉन्सेप्ट्स और कलेक्शंस इतना आता है, तो जावा में एटलीस्ट वो इंटरव्यू क्लियर कर लेगा. हाँ, जावा की इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रिंग रिलेटेड, स्ट्रिंग एंड कलेक्शन रिलेटेड, ये दो मेजर टॉपिक्स हैं एज अ कोडिंग प्रैक्टिस. एंड लाइक कुछ इंटरव्यू पैनल्स फिबोनाची सीरीज और ये प्राइम नंबर डिज़ाइन पैटर्न वगैरह भी पूछते हैं, बट वो 5 to 10% केसेस में होता है. मोस्टली कलेक्शन बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस और स्ट्रिंग बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस. तो आपको स्ट्रिंग का ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं ना, वो आपको काफ़ी अच्छा हैंड्स ऑन होना चाहिए. लाइक कि occurrence of character, occurrence of word, और reverse the word, ऐसा नॉन रिपीटेटिव कैरेक्टर्स, ऐसा ये इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस आपको गो थ्रू, मतलब आपको आना चाहिए. और कलेक्शंस में नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं? कलेक्शन में बेसिकली आप जैसे मैप की वैल्यू पेयर होता है, राइट, तो आपको जैसे डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है, तो डुप्लीकेट जैसे हम जानते हैं, राइट, जावा का एक कोड है तो एक कोड को हम किसी मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं. आज के ट्रेंड में एक ये भी है, एक इंटरव्यू में दे रहा था प्रोडक्ट बेस की, मैं बताता हूँ. एक प्रोडक्ट बेस में था, उन्होंने बोला कि डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है, और उन्होंने बोला मैंने नेटिव अप्रोच लिख दी, राइट, लाइक हाउ वी डू फॉर लूप. तो उन्होंने बोला कि ठीक है नेटिव अप्रोच तो तुम ठीक है लिख दोगे, बट हाउ यू हैव इम्प्लीमेंट सेम थिंग इनटू हैश मैप. तो उन्होंने ये भी जानना, मतलब आजकल क्या एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि ठीक है आपने नेटिव अप्रोच लिख दी है, बट आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख पाओगे. आपके पास अगर हैश मैप का आपके पास नॉलेज है, उससे क्या होता है ना, आपका नॉलेज चेक हो जाता है. आपने नेटिव अप्रोच की, ठीक है आपको जावा बेसिक्स आता है, आप स्ट्रिंग में ठीक हो, ठीक है, राइट, स्ट्रिंग आप कर ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, आप नेटिव अप्रोच से अपना पूरा प्रोग्राम लिख दे रहे हो, बट क्या आपको कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, उससे ये चेक हो जाता है, राइट. तो और ये भी उससे चेक होता है कि हाँ ये कैंडिडेट सिर्फ एक ही लॉजिक सोच पाता है कि दूसरा लॉजिक भी इसके पास बिल्डअप कर पाता है या नहीं कर पाता है. तो वो आजकल इंटरव्यू का आस्क हो जाता है कि मतलब एक ही प्रोग्राम को अगर वो 2 बार लिखवाते हैं और 2 बार 2 अलग अलग लॉजिक से करवाते हैं, तो उसमें दोनों लॉजिक उनको पता चलता है और इवैल्यूएट करते हैं, मतलब ऐसा. करेक्ट.
लेकिन ये हम लोग ने कोडिंग के बारे में बात की, और दूसरा फिर टेस्टिंग राउंड भी होता होगा, करेक्ट? टेस्टिंग हाँ, रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, करेक्ट। तो आप ये बता सकते हो कि टेस्टिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? तो टेस्टिंग में बेसिकली आप सेलेनियम सेलेनियम के सारे कॉन्सेप्ट, सेलेनियम में मैं पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात कर लूँ, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग की बात कर लूँ, आपने मतलब उसको कैसे सेटअप किया सब कुछ, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मतलब कि फ्रेम रिलेटेड क्वेश्चन, विंडो हैंडल्स को कैसे किया आपने, और मतलब छोटे-छोटे जो ये फाइंड एलिमेंट्स और ये मतलब कैसे क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या टेक्निक यूज़ की, वेट को कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया अपने उसमें प्रोजेक्ट में, ये रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और सेलेनियम में तो ये क्वेश्चन था, राइट? एंड देन सेलेनियम के साथ अगर हम टेस्ट एन जी यूज़ कर रहे हैं, राइट, टेस्ट एन जी फ्रेमवर्क, तो टेस्ट एन जी के डेटा प्रोवाइडर, पैरामीटर्स, ग्रुपिंग, इन्वोकेशन काउंट, एक्सएमएल रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और बीडीडी कुकुम्बर में सिंपल लाइक कि फीचर फाइल, ड्राई रन, एग्जीक्यूटर क्लास, स्टेप डेफिनेशंस क्लास, वो कैसे मैप रहते हैं, मतलब फीचर फाइल, स्टेप और पेज क्लासेस, वो तीनों आपस में कैसे मैप होते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करो, मतलब सारा पूरा आर्किटेक्चर काइंड ऑफ अ थिंग्स। तो वो, और फीचर फाइल में डिफरेंट जैसे हम एनोटेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, राइट, जो गेटिन कीवर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हुक्स वगैरह, टैग्स वगैरह, और रिपोर्टिंग से रिलेटेड सेलेनियम में भी, और अगर कुकुम्बर आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी, कि रिपोर्टिंग कैसे आप क्या फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, जेसन कर रहे हो, एचटीएमएल कर रहे हो, फिर आप उसको जफायर से कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो, आप अगर ऑटोमेशन रन कर रहे हो तो आपका जफायर के साथ कैसे इंटीग्रेट है, क्या पैरामीटर्स आपके यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, आप क्या डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हो, तो ये भी कई बार तो वर्जन्स पूछ लेते हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बताना। तो अभी जैसे मेवन का वर्जन है, जनरली जेडीके और सेलेनियम का तो पता होता है, लेकिन मेवन और छोटी छोटी चीज़ों का जैसे हम लोग डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करते हैं तो उसका वर्जन नहीं पता होता है, मतलब आदमी पता होता है सेटअप के टाइम पे, बट जैसे अब आप धीरे धीरे काम करने लगोगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बट ठीक है उस टाइम पे डिपेंडेंसीज को इतना कोई ध्यान ही नहीं देता कि हाँ ठीक है क्या वर्जन चल रहा है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, होते हैं। और जेनकिंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके स्किल सेट में हैं कि आप कैसे कौन जॉब्स क्रिएट करते हो, आप जॉब्स नॉर्मली जॉब्स से ड्यूल जॉब्स जब क्रिएट करते हो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, आप नॉर्मली अगर जॉब क्रिएट करते हो अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल जॉब तो कैसे करना होता है, कैसे YAML फाइल लिखना होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ऑटोमेशन से जेनकिंस में, क्या हम पैरामीटर्स और क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे आपके पास अगर स्किल सेट है तो आप बताओगे, नहीं स्किल सेट है तो मतलब फिर वो ब्लैंक जाएगा। करेक्ट। और नितिन, ये सब जो क्वेश्चंस होते थे सेलेनियम के, वो आपको सिर्फ नॉर्मली थियोरेटिकल पूछते थे कि उसका कोड भी लिखने बोलते थे? नहीं, कई बार इट डिपेंड्स द इंटरव्यू पैनल, कई बार लिखवाते थे, कई बार नॉर्मली पूछते थे, बट मोस्टली ऑन सेकंड राउंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% अगर वो कोई टेस्टिंग का प्रैक्टिस दे रहे हैं तो वो कोई ओपन सोर्स यूआरएल्स दे देते थे, उसको पूरा मतलब वो स्टेप समझाते थे और फिर हमको पूरा कोड लिखना रहता था। मल्टीपल विंडो हैंडल्स का कोड लिखने के लिए कई बार बोलते थे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में। और कई बार होता था कि मतलब ऐसा होता है कि एक्सपाथ वगैरह जैसे फाइंड आउट करना होता है डिफिकल्ट, जैसे एक्सपाथ एक्सेस वगैरह यूज़ करते हैं, राइट, वो फॉलोइंग सिबलिंग पेरेंट एंड ऑल दिस थिंग्स कॉन्सेप्ट वो यूज़ होता है उसमें। वो मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट में चले जाओ, राइट, तो एक ही प्राइस रेंज के मल्टीपल लिस्टेड होते हैं प्रोडक्ट, तो वो डायनेमिक आप कैसे पुट डाउन कर सकते हो, डायनेमिक कैसे ले सकते हो, डायनेमिक ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ कैसे आप उसका एक्सपाथ लिखो, तो ये सारी एक्सरसाइज वो लिखवाते थे। आइदर यू कैन यूज़ डेवलपर टूल और एक्स वो लाइक नोट पैड, कुछ भी आप यूज़ करो, बट आपको शो केस करना होता था। एक इंटरव्यू था, मैं आपको कहाँ बताता हूँ स्टोरी। एक इंटरव्यू था मतलब क्लाइंट साइड का था, ऑन साइट के वो ले रहे थे। उन्होंने एक कोई ऐसा डमी यूआरएल्स था, उसमें उन्होंने बोला था कि इस डमी प्रोफाइल्स में सिर्फ एक चीज़ काम नहीं कर रही है, लाइक ऑल द थिंग्स आर वर्किंग फाइन, एक चीज़ नहीं काम कर रही है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांस हैं। मतलब अच्छा। जैसे आप क्लिक करोगे, राइट, जैसे आपका ये पेज है, राइट,
तो हमारे पास म्यूट का ऑप्शन है, साइन अप का ऑप्शन है, लॉगिन का, मतलब उसमें लिमिटेड ही थे, मतलब टोटल 7 और 8 कंपोनेंट थे। और वो क्या था, उसमें आपको फाइंड आउट करने थे कि कौन सा पर्टिकुलर थिंग है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लो अभी म्यूट का ऑप्शन है राइट हमारे पॉडकास्ट में, तो मे बी म्यूट का ऑप्शन मैं क्लिक करूँ तो ना काम करे, तो वो एक बग हो गया राइट अपने ये प्लेटफॉर्म में। तो ऐसे ही उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए दिया था। उसमें एक्चुअली इशू ये था कि जो साइन अप एक बटन था वो बेसिकली काम नहीं कर रहा था। जैसे हम यहाँ पे लॉग इन या साइन अप हुआ राइट, तो हम उसको क्लिक करें वो क्लिक ही नहीं होगा, तो वो एक तरह का बग है उसमें। बटन था, बटन में वो ग्रेड आउट था बेसिकली, वो इतना मिनिमल ग्रेड आउट था कि आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे, मतलब अगर आप देखो राइट तो उसको आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, जैसे ही ग्रेड आउट है। और वो ब्लू बटन का बैकग्राउंड ब्लू था और वर्ड जो थे उसके ग्रे थे, जनरली अपने वाइट होते हैं राइट, जो वर्किंग कंडीशन में होता है, वो ग्रे था। और वो लकली मैं मतलब पता नहीं कैसे मेरे मतलब माइंड में क्लिक किया कि ग्रे है ये नहीं काम करे नहीं काम अच्छा। करेगा। तो वो बस मैंने लकली किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ दैट इज गुड। और उन्होंने बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे अपना ये अभी मेरे पास हिटाची का था ऑफर राइट, तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था क्लाइंट साइड से। तो मतलब ऐसे कुछ फन इंटरव्यूज भी होते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज भी होती हैं इंटरव्यूज में। और मतलब बेसिकली हैंड्स ऑन तो आपको मतलब चाहे टेस्टिंग प्रैक्टिसेस से हो या फिर आपके कोडिंग प्रैक्टिसेस से, आपको रहना पड़ेगा अप टू डेट। वो कोई भी क्वेश्चंस हो सकता है, मे बी नॉर्मल क्वेश्चंस भी बोले कि आप लिख के दिखाओ, इम्प्लिसिट वेट हो सकता है, एक्सप्लिसिट वेट हो सकता है राइट बोले, लेकिन आप लिख के दिखाओ ये सिंटैक्स। तो वो कई बार ऐसा होता है कि यार अच्छा ये तो सिंटैक्स ही क्या ही होगा, ठीक है ये तो ऑटो सजेशंस आ जाते हैं आईडी वगैरह में। बट ऐसा नहीं होता, आप जब इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट जाओ तो एक बार गो थ्रू करके जाओ नॉर्मल सिंटैक्स भी। कई कई बार तो मैक्सिमाइज विंडो का पूछ लेते हैं और उस टाइम पे याद आता है कि अच्छा डाइवर्ट डॉट मैनेज था कि विंडो था पहले क्या था, वो कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अपने आईडी में तो ऑटो सजेशंस आ जाता है राइट, तो वो वहाँ पे चल जाता है। बट नोट पैड में ऑटो सजेशंस नहीं आते हैं, तो वहाँ पे इशूज हो जाते हैं फिर। करेक्ट। नितिन, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि आपके पास 6 ऑफर है, 38 का सैलरी है, लेकिन आपको ये इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत सारे रिजेक्शंस आए होंगे, करेक्ट? हाँ तो आप करेक्ट। ये बता सकते हो कि आपको कितने रिजेक्शंस आए थे ये इंटरव्यू प्रोसेस में? रफली मैंने मतलब अपने मोबाइल में नोट पैड का एक, मैंने जिस दिन मेरा इंटरव्यू होता था मैं एक दिन पहले ही जिस जो ऐसे मतलब कल का इंटरव्यू शेड्यूल है राइट कुछ के, तो उसको नोट डाउन कर लेता था कि अच्छा ये इंटरव्यू इस टाइम पे हैं, तो वो इजी भी होता था ट्रैक करने में मुझे। तो हालांकि मैंने अभी काउंट तो नहीं किया रिजेक्शन, बट एटलीस्ट आई गॉट रिजेक्टेड 50+। आई गॉट रिजेक्टेड इन 50+। एंड वो इस वजह से क्योंकि एज पर एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप बढ़ोगे राइट, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। और मे बी कुछ एक्सपेक्टेशन में आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो राइट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिफरेंट कैंडिडेट्स के साथ भी इंटरव्यूज उनके पैरेलली चलते रहते हैं सेम रोल के लिए राइट। मे बी यू आर नॉट गुड एट कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट, यू आर लैकिंग 5 or 10%, यू आर गुड, बट एटलीस्ट जो अदर कैंडिडेट पैरेलल इंटरव्यूज चल रहे हैं राइट, तो आप बजटिंग में हो सकता है कि वो सेम रोल के लिए दे आर रेडी टू वर्क इन सम एक्स अमाउंट एंड यू आर आस्किंग फॉर X+1। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, मतलब काफ़ी हायरार्की इंक्लूडेड होती है ऑर्गेनाइजेशन वाइज। तो उस पर तो कमेंट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर उसमें लगता है कि यार मैंने इसमें गलत क्या किया राइट। तो बट ठीक है वो एज अ वो आप डिसीजंस आपके हाथ में नहीं राइट, आपका आप सिर्फ इंटरव्यू दे सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दैट आई विल गेट एन ऑफर। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कई बार सक्सेस अचीव होती है और कई बार नहीं होती है, बट दैट इज अ पार्ट। करेक्ट। तो नितिन, नॉर्मली जब ये इंटरव्यू रिजेक्शंस होते थे तो उसके बाद आप कुछ करते थे क्या जिसके वजह से आपको लगा हो कि हाँ उसके वजह से नेक्स्ट ऑफर क्रैक हुआ हो? बेसिकली जो इंटरव्यू मेरे होते थे राइट, तो उसमें मैं थोड़ा सा पॉजिटिव नोट बैक लेता था अगर मेरे से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं राइट, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव लेता था कि भाई ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और वो जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म होता था, एक समटाइम्स ऐसा होता था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते थे, तो उसको मैं नोट मतलब बैक ऑफ माइंड वो क्वेश्चन चलता था पूरे इंटरव्यू में। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता था मेरा मोबाइल जस्ट मैं उसको लेता था मोबाइल में और सर्च करता था कि अच्छा ये है चीज़ क्या। तो वो एटलीस्ट क्या होता था ना कि आप जैसे
तुरंत सर्च करोगे इंटरव्यू खत्म होने के बाद, कोई दूसरा काम नहीं, कुछ नहीं, तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है, राइट, क्योंकि यू आर ईगरली वेटिंग टू नो व्हाट द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज। तो वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाती है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर उसको क्या होता है ना, आप जब आप दोबारा इंटरव्यू में जाते हो तो वो सारी चीज़ों को भी आप फैक्टर्स में लेते हो कि अच्छा ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिर जब आप वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाओगे ना, तो उसके कुछ सराउंडिंग्स के बैकग्राउंड्स या उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आप क्रिएट होंगे या ऑनलाइन में मिलेंगे, राइट। तो फिर वो आप उस पर अपना ध्यान देते हो, फिर उससे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन और अच्छा होता है। तो ऐसे मतलब कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसा है, जैसे जैसे आप इंटरव्यू दोगे, राइट, हर इंटरव्यू काइंड ऑफ अ डिफरेंट नेचर हो सकता है, और कब कौन सा क्वेश्चन किस इंटरव्यू में आ जाए आपको कोई पता नहीं होता है। करेक्ट। तो ऐसे मतलब होता है। तो आपका एक प्रोसेस होना चाहिए कि आप जितने भी रिजेक्शन हो रहे हैं, आप प्रिपेयर अच्छा करो, और सामने नेक्स्ट इंटरव्यू में जब भी बैठो, राइट, तो एज अ कॉन्फिडेंट और अच्छे प्रिपेयर से बैठो जो आपने पहले प्रिपरेशन की है। तो आप अगर 2% भी, 3%, 5% भी बढ़ रहे हो, राइट, हर इंटरव्यू के बाद, तो ए एट वन टाइम आप 100% पे तो रीच करोगे ही। आपको 10 कंपनीज लग जाएं, 20 कंपनीज लग जाएं, 30 कंपनीज लग जाएं, राइट। तो ये नहीं देखना कि भाई रिजेक्शन मेरी 50 हो गई, मेरे को जॉब नहीं मिली, मैं कमजोर हूँ क्या, मतलब कई कई थॉट्स होते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, आप कुछ थोड़ा थोड़ा भी बढ़ोगे, राइट, कुछ परसेंटेज भी बढ़ोगे, तो लेकिन एटलीस्ट आप एक टाइम पे 100 पहुंच जाओगे, राइट, तो वो हेल्पफुल होता है एट द एंड में। करेक्ट। तो नितिन, नॉर्मली जॉब सर्च प्रोसेस बहुत हेक्टिक होता है, तो आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च प्रोसेस में है उनको? बेसिकली जॉब सर्च सच में काफ़ी हेक्टिक है, और अगर कोई भी जॉब सर्च कर रहा है, राइट, तो एटलीस्ट वो अपार्ट फ्रॉम नोटिस पीरियड उसका जो भी है, राइट, कि 2 मंथ्स, 1 मंथ्स, 90 डेज, अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट यू शुड kept 2 or 3 months बिफोर हैंड। करेक्ट। आप कुछ महीने काम पढ़ाई करोगे, कुछ प्रिपरेशन करोगे, कुछ हैंड्स ऑन लोगे, राइट, फिर आप इंटरव्यूज़ दोगे। इंटरव्यूज़ में टाइम लगते हैं, कभी कॉल्स आए कभी नहीं आए, तो उसमें मतलब थोड़ा सा टाइम जाता है। तो एटलीस्ट नॉर्मली ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स, एंड वॉट एवर योर टाइम, नोटिस पीरियड टाइम, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, राइट। जैसे अगर मैं अपना नोटिस पीरियड भी इंक्लूड कर दूँ तो मैं टोटल कहूँगा मैं 5 महीने टोटल इंटरव्यूज़ दिया हूँ। तो वो तो ठीक है, एक बार पहला जॉब ऑफर आ गया तो इसके बाद तो आप इंटरव्यूज़ देते ही रहोगे, राइट। बट पहला ऑफर आना इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। तो एटलीस्ट आप 3 महीने का टाइम तो लेके चलो रफली। यही फाइनल एडवाइस देना चाहूँगा। और डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, बट फ्रस्ट्रेशन काफ़ी होती है कि हो नहीं रहा है, कॉल्स नहीं आ रहे हैं, बट आपको वो चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी। कभी ना कभी अगर आप सेम चीज़ में करोगे, वो हमारे मैं बोलते हैं ना, पत्थर को भी तोड़ोगे तो एक टाइम पे तो टूट ही जाएगा, राइट। करेक्ट। तो वो बस वही वही सेम बस एक मंत्र रखना है। मैं वही अपना मंत्र लेके रखा हूँ कि कितना भी करोगे एक टाइम पे तो होगा ही। ठीक है, कुछ रिजेक्शन होंगी, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, बट वो जर्नी, मैं कहूँ अगर आप एक बार अच्छा आपको ऑफर हो गया, राइट, बट जब आप उसको बैक टाइम आप याद करोगे ना, तो आपको ऐसा काफ़ी फन लगेगा। कुछ कुछ इंटरव्यूज तो ऐसे लगेंगे कि लगता है मतलब मैंने क्या किया था। कई फन टाइम होगा। कई बार आपको ऐसा होगा कि मतलब सामने वाला मतलब सामने से अच्छा ट्रीट ना करे। कई इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, मतलब एक यू डोंट नो, तो वो क्या सामने वाला इंटरव्यू ऐसा पैनल समझता है कि दे आर नॉट ट्रीटिंग गुड, तुमको कुछ नहीं आता है, ऐसा वैसा। तो मतलब ठीक है, वो सब चीज़ें होती रहती हैं, ऐसा कुछ वो है नहीं, ठीक है, कि वो कोई ऐसा हमें कुछ दे रहे हैं, राइट। आप जॉब है आप करोगे, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों अलग रहता है, राइट। तो बस यही रहता है कि बस आप कीप मोटिवेटेड रहो, सेम चीज़ करते रहो, रेज्यूमे अपडेट अपलोड करते रहो, सारी चीज़ें मतलब सेम चीज़ें आप करते रहो, एक टाइम पे आपको रिजल्ट मिलेगा ही। करेक्ट। गिव अप नहीं करना है। एट द एंड आपको एक ही ऑफर चाहिए, करेक्ट, और वो थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा। करेक्ट, एक ऑफर मिल गया तो आपके पास 10, 15, 20 कितने भी आ सकते हैं। देन वो 1 to infinity वाला कॉन्सेप्ट चलता है, राइट, तो वो वही चलता है फिर। पहला ऑफर होना इज मोस्ट क्रिटिकल थिंग। सो
थैंक यू नितिन, आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए। तो होप इससे लोगों को जॉब सर्च प्रोसेस में हेल्प मिले। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस 6 ऑफर पाने के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ। बस आप यही ऐसा अच्छा करते रहें, क्यूए कम्युनिटी अच्छा इंफॉर्मेशन रहे। मुझे भी काफ़ी पता चलता है क्यूए कम्युनिटी से, तो मैं भी उससे अप टू डेट रहता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं एज अ एक्सपीरियंस, एज अ कम्युनिटी। आप जो कुछ भी पोस्ट होता है, राइट, डिफरेंट इंटरव्यू से, डिफरेंट लिंक्डइन पोस्ट से, तो बस मुझे भी हेल्पफुल होता है। सो थैंक यू सो मच नितिन वंस अगेन। थैंक यू सिद्धार्थ।